हेलो हेलो। ऐप में मत डालना आज का लेक्चर ऐप में मत डालना, ना डालो, आज का मत डालो, छोड़ दो आज का। हेलो हेलो। चलिए सभी लोग हेडिंग डालिएगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। चलिए बहुत ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका सेंटर है 0,0। एक सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ किया और इस सर्कल का सेंटर कितना है 0,0। सेंटर इज 0,0। अच्छा, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0,0 हो, क्या उसकी इक्वेशन पता है? अरे बोलो भाई, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या हो 0,0, उस सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन किस फॉर्म में है? एक्स और वाई में है, और एक्स और वाई वाली इक्वेशन को बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन इक्वेशन। तो आपके इस सर्कल की इक्वेशन कौन सी फॉर्म लिखी है? कार्टेशियन इक्वेशन लिखी हुई है। अब मेरी बात समझना, इस कार्टेशियन इक्वेशन से हमें कौन सी इक्वेशन लिखनी है? पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन दो कैसे लिखते हैं, उसका लॉजिक क्या होता है? पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब तो समझते हैं। ऐसे कौन से बच्चे जो पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब नहीं समझते हैं? ओके, तो सबसे पहले पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़ा था मेरे से, डेरिवेटिव, तो उसमें भी तो डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन पढ़ाया था। याद करें, जैसे मान लीजिए ये एक प्राणी है, ये सर्कल, इसको एक इंसान माना, ठीक है। अब इस इंसान पर क्या एक पॉइंट ले सकते हैं? मैंने माना x, y, ठीक है। तो इस इंसान पे एक पॉइंट है जो कि मैंने क्या लिखा? x, y। तो इससे हमने इन पॉइंट्स को अलग किया, x और y। मींस इस प्राणी से दो लोग निकले, एक कौन निकला? x, और दूसरा कौन निकला? y। अब x को भी फंक्शन में किसी वेरिएबल के टर्म में लिखना है और y को भी किसी वेरिएबल के टर्म में लिखना है। बट ये याद रहे, x को जिस वेरिएबल में लिखना है y को भी उसी वेरिएबल में लिखें। तो x मान लीजिए फंक्शन थीटा में, तो y भी फंक्शन किस में हो? थीटा में। तभी ये इसकी क्या हो जाएगी? x और y वाली जो इक्वेशंस बनेंगी उसको बोलेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब लिखने का तरीका क्या होगा, बहुत ध्यान से समझो बेटा। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने यहां पर इस सर्कल की ये क्या है? रेडियस। इस सर्कल की ये क्या है? रेडियस। इसको r माना, और इस रेडियस ये o माना, इसको a मान लिया। इस OA ने x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? कितना एंगल बनाया? थीटा। अब बहुत ध्यान से समझना, यदि मुझे इस पॉइंट को x, y को लिखना है, तो हम लोग बोलेंगे इस पॉइंट के सामने x की वैल्यू कितनी है और इस पॉइंट के सामने y की वैल्यू कितनी? अरे ये तो बोलेंगे कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से। तो क्या इसका OA का कंपोनेंट कर सकते हो? अरे बोलो बेटा, OA का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, क्या वो ये लेंथ आएगी? तो ये जो लेंथ होगी, इस OA का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? r cos थीटा। अरे बोलो भाई, तो ये आपका r cos थीटा हो गया, और इस वाले OA का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? क्या होगा?
आर साइन थीटा। पक्का इतनी बात तो सबको आती है। जैसे ये आपका कोई भी फोर्स टाइप का मान लो, ये फोर्स है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, और इधर क्या होता था एफ का साइन थीटा। तो अभी इसमें क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। तो एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा के, और वाई कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, आर साइन थीटा। एक बार फिर से समझें, एक इंसान है, कौन है, कौन है, सर्कल। बट कोई पर्टिकुलर इंसान है, एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0,0। तो उस इंसान की, उस सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो, क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा, इस इंसान से कितने लोग निकले, कौन कौन, x और y। अच्छा, x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x कंपोनेंट इस लेंथ के बराबर होगा, x को क्या लिख सकते हैं r cos थीटा, और y को क्या लिखेंगे r sin थीटा। क्या x फंक्शन है किसी में, किसमें, r में या थीटा में, r में नहीं है, r क्या है, कांस्टेंट, फिक्स है। क्यों, क्योंकि ये सर्कल है, इसका रेडियस तो फिक्स होगा ना, तो r तो फिक्स है, r कांस्टेंट, वेरिएबल कौन, वेरिएबल कौन, थीटा। तो x इज फंक्शन इन थीटा एंड y इज फंक्शन इन थीटा। तो x को थीटा में लिख दिया और y को भी थीटा के टर्म में लिख दिया। तो ये जो इक्वेशन बनी, इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सर्कल की क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि ये x और y इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। अच्छा, ये इक्वेशन कौन सी, कार्टेशियन, किसके टर्म में, x और y। ये कौन सी, पैरामेट्रिक्स, x इज फंक्शन इन थीटा, y इज फंक्शन इन थीटा। अब ये थीटा क्या है, थीटा को क्या बोला हम लोगों ने, ऐसे r को क्या बोला, r क्या है, अरे r क्या है, कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होगा। रेडियस तो समझ में आ रहा होगा, है ना, वो तो यूज करते चले आ रहे हैं। और ये जो थीटा है, ये क्या है, क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल का एक और नाम होता है पैरामीटर, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरामीटर। ठीक है, मतलब जो भी चीजें हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, थीटा। बट एक्चुअल में जो थीटा है, सुनना बेटा, जैसे मान लीजिए ये ए वाला पॉइंट यहां पर होता तो थीटा कितना होता, 0। अरे भाई आप ऐसे सोचो, ये 0 एंगल है, यहां पे थीटा, यदि ए वाला पॉइंट इस जगह पर होता तो थीटा 90 होता। अच्छा, ए वाला यहां पर होता तो 90 से बड़ा, 180 से छोटा। ए पॉइंट इस जगह पर आ जाए तो एंगल 180, इस जगह पर आ जाए तो 180 से बड़ा, 270 से छोटा, इस जगह पर आ जाए 270, इस जगह पर आ जाए 270 से बड़ा, 360 से छोटा, इस जगह पर आ जाए अगेन 0, मतलब 360 नहीं बन पाएगा। तो इसमें जो ये थीटा यूज किया गया है, थीटा का जो रेंज है वो कहां से कहां तक है, 0 से 360। 0 हो सकता है बट 360 नहीं हो सकता। तो इस केस में जो थीटा वेरी करेगा वो कहां से लेकर कहां तक, 0 से लेकर के कहां तक, 360 तक। क्लियर है, आ रही बात समझ में। अब जैसे यहां पर पहुंचा तो आपको कितना थीटा लेना है, 90, इस जगह पर पहुंचा 180। समझ में आ रहा, तो थीटा कैसे वेरी मूव कर रहा है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। जैसे यहां पर थीटा आप रख दोगे इस केस में, इस केस में यहां पर थीटा की जगह 90 रखोगे, जैसे रख के देखो, cos 90 0, तो 0 इंटू आर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। चलिए इसमें 90 रखो, sin 90 1 इंटू आर, y की वैल्यू कितनी आ गई, r। क्या ये पॉइंट इस सर्कल पर है, अरे बोलो। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। कार्टेशियन इक्वेशन किसके टर्म में होता है, x और y। पैरामेट्रिक इक्वेशन जरूरी नहीं थीटा, t के टर्म में हो सकता है। x इज फंक्शन इन थीटा तो y इज फंक्शन इन थीटा, x इज फंक्शन इन t तो y इज फंक्शन इन t। तो ऐसी इक्वेशंस को क्या बोलेंगे। अच्छा, पैरामेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन का फायदा क्या होता है, कहां यूज करते हैं, अभी लिखो नहीं, इनका यूज क्या होता है, किस जगह पर यूज करते हैं। अरे स्ट्रेट लाइन में भी तो पढ़ाया है। बेटा जब कभी भी आपको कोई पॉइंट मानना हो तो पॉइंट क्या मानोगे, x, y, कितने वेरिएबल, इसको हम लोग x, y ना मान करके हम लोग पॉइंट क्या मान लेते हैं, r cos थीटा, r sin थीटा। अब इसमें कितने वेरिएबल हैं,
सिंगल वेरिएबल, आर तो गिवन होगा, तो अपना जो पॉइंट है टू वेरिएबल ना होकर के क्या हो जाता है, सिंगल वेरिएबल, और सिंगल वेरिएबल है तो अपनी कैलकुलेशंस क्या हो जाती हैं, आसान। तो किसी कर्व पर यदि मुझे पॉइंट मानना है तो हम लोग x, y ना मान करके हम लोग कौन सा पॉइंट मानते हैं, पैरामेट्रिक पॉइंट मानते हैं, जिससे अपनी कैलकुलेशंस क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। तो एक तो ये सर्कल हो गया, अभी लिखना नहीं बेटा। जैसे एक और सर्कल लेते हैं, माना कि ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस हो गया। अब जरूरी नहीं कि सर्कल का सेंटर क्या हो, 0,0। अरे सर्कल तो कहीं भी हो सकता है, कहीं पर भी जा सकता है सर्कल। अब माना कि सर्कल का सेंटर कितना है, x1, y1, और इसकी रेडियस कितनी है, r। क्या इसकी कार्टेशियन इक्वेशन आपको पता है? कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो एक तरीके से इनमें एक कुछ रिलेशन दिख रहा होगा। इसमें ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया गया, कहां पर, अरे कहां पर शिफ्ट कर दिया गया, x1, y1 पर। तो दो x को किससे रिप्लेस किया, x माइनस x1 से, y को किससे रिप्लेस किया, y माइनस y1 से। तो यहां पर भी रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो आपकी जो पैरामेट्रिक इक्वेशन आएंगी, x में क्या हो जाएगा, x1 प्लस r cos थीटा, और y क्या बन जाएगा, y1 प्लस r sin थीटा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। स्पीड में नोट कर लो, बस ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया गया x1, y1 पर। तो दोनों की पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखी, सेंटर ओरिजिन हो तब भी पैरामेट्रिक इक्वेशन पता है, और कैसा भी दुनिया का सर्कल हो तब भी पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख सकते हो। एक बार इसको नोट करें, फिर कुछ और डिस्कशन करते हैं। इसमें दो केस लिए हैं। फर्स्ट केस है उस सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन जिसका सेंटर 0,0। दूसरा केस है उस सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन जिसका सेंटर x1, y1 हो। x1 की जगह 0 रख दीजिए, y1 की जगह 0 रख दीजिए, तो वही ओरिजिन वाला आ जाएगा, r cos थीटा, r sin थीटा। नोट हो गया सभी का? अच्छा, क्या इनके अलावा कोई सर्कल हो सकता है? अरे ये वाली जो इक्वेशन है, ये तो इसमें तो ये वाला भी केस आ जाएगा। हम लोग देखें भाई, सेंटर हमने क्या माना, x1, y1। यदि x1 की जगह 0, y1 की जगह 0 कर दे, ये वाला आ जाएगा। मतलब दुनिया के सारे केसेस में, अरे सेंटर कुछ भी हो, x1, y1 मान लेंगे, रेडियस उसका कुछ होगा r, और आप उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख सकते हो। किसी भी सर्कल की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती, x इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस r cos थीटा, y की वैल्यू y1 प्लस r sin थीटा। ये याद रखना। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा, लिखे, राइट पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपको सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखनी है। राइट पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखनी है। इस सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन। अच्छा, पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? सेंटर और रेडियस। क्या इसको देखते इसका सेंटर निकाल सकते हो? किससे डिवाइड मारोगे? -2 से। -2 से डिवाइड मारोगे 3, -2 पक्का। अरे x के आगे वाले को -2 से डिवाइड मारा और y के आगे वाले को -2 से डिवाइड मारा, सेंटर मिल गया। ठीक है। अच्छा, रेडियस निकालने का तरीका क्या होता है? आप चाहो तो ऐसे भी, सेंटर निकला, सेंटर के x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, सेंटर के y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, माइनस ये कांस्टेंट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना बचा? 4 आ रहा है पक्का। तो रेडियस इज 4। अच्छा, इसका कौन सा इक्वेशन लिखना है? पैरामेट्रिक। तो वी नो दैट x और y, x की वैल्यू क्या होती है? x1 प्लस आर कॉस थीटा, और y की वैल्यू क्या होती है? y1 प्लस आर साइन थीटा। तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट कितना है? 3। तो x1 की जगह 3, r की वैल्यू 4 कॉस थीटा, सेंटर का y कोऑर्डिनेट -2, r की जगह 4 साइन थीटा। तो ये आपकी इक्वेशन बन के आ गई। x इक्वल टू कितना आया? x इक्वल टू 3 प्लस 4 कॉस थीटा, थीटा के टर्म में आएगा। y की वैल्यू कितनी आई? -2 प्लस 4 साइन थीटा। दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल की ये पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी। मींस पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? सेंटर और रेडियस। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, इसको बाद में नोट करना। लिखिए, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ, फाइंड कार्टेशियन, स्पेलिंग लिख दें। हाँ, सेटिस्फाई करेगा, 100% सेटिस्फाई करेगा। नहीं, यही इक्वेशन है, ये इक्वेशन, ये जो कंबाइंड इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन में x बराबर कुछ लिखा होगा और y बराबर करके कुछ लिखा होगा। ठीक है, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है। हाँ, ये पॉइंट भी है। आप पॉइंट मानोगे सर्कल पर तो क्या मानोगे? 3 प्लस 4 कॉस थीटा, कॉमा -2 प्लस साइन थीटा, 4 साइन थीटा, ये पॉइंट मान सकते हो। और इसी को क्या बोलते हैं? x बराबर y बराबर, वेरिएबल दिख रहे हैं ना दो, x और y। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को ही पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। पॉइंट के टर्म में तो लिखोगे तो x वाला कोऑर्डिनेट लिखो, कॉमा y वाला, तो ये पैरामेट्रिक पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट भी मान सकते हो और ये क्या है? इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन। अरे इसी को बोलते हैं इक्वेशन। ये क्या है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ, जैसे ये लिखा हुआ ये दिख जाए, ये लिखा हुआ दिख जाए, x इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा और y इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा, और आपसे पूछे ये किसकी इक्वेशन है, तो क्या बोलोगे? किसकी इक्वेशन है? किसकी? पगला गए हो। किसकी इक्वेशन है? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। हाँ, तुम ही बताओगे, तुम ही कंफ्यूज आदमी हो। पैरामेट्रिक इक्वेशन, मैंने पूछा किसकी इक्वेशन? सर्कल की है, सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? x1 प्लस आर कॉस थीटा, y की वैल्यू y1 प्लस आर साइन थीटा। ये सर्कल की इक्वेशन लिखी है, यही लिखा है क्या? x बराबर x1 प्लस आर कॉस थीटा लिखा है, y बराबर y1 प्लस आर साइन थीटा लिखा है, लिखा है। तो ये सर्कल की इक्वेशन है, ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या पढ़ाई थी? x इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, y इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा। तो हमेशा याद रखना है सर्कल स्ट्रेट लाइन की सेम है, बट इसमें थोड़ा चेंज है। उसमें स्ट्रेट लाइन में पैरामीटर कौन होता है? r, ये वेरिएबल होता है, और थीटा क्या होता है? उसमें फिक्स, वो स्लोप वाला आता है। तो मैंने तो अभी कुछ बोला नहीं, कौन
वेरिएबल कौन कांस्टेंट, कुछ बोला? तो जब ऐसा लिखा हो तो आप मेरे से पूछो सर एक चीज बताओ, आर और थीटा कैसे क्या है, ठीक है? ऐसा देखना तो आप ये डायरेक्टली मत कर देना कि किसकी इक्वेशन, आप ये पूछ लेना सर आर क्या है, थीटा क्या है। यदि मैं बोलूं आर वेरिएबल है, थीटा कांस्टेंट, तो ये क्या बनेगा? और यदि मैं बोलूं आर फिक्स है, मतलब रेडियस हो गया वो, और थीटा वेरिएबल, तो ये क्या बन गया? सर्कल। अरे देखो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये नहीं कि देखा x बराबर x1 प्लस आर कॉस थीटा, y बराबर y1 प्लस आर साइन थीटा, तो किसकी इक्वेशन? ऐसा थोड़ी नहीं, आप पूछो आर क्या है, थीटा क्या है, ठीक है? इसीलिए लिखा है मैंने कि आर क्या है, कांस्टेंट, थीटा क्या है, पैरामीटर मतलब वेरिएबल, तभी वो सर्कल बनेगा, नहीं तो इसका उल्टा हो जाए तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लिखे, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कर्व, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कर्व x इक्वल टू -2 प्लस 3 cos थीटा, y इक्वल टू 3 प्लस 3 साइन थीटा, 3 प्लस 3 साइन थीटा। इस कर्व की आपको कौन सी इक्वेशन लिखनी है? कार्टेशियन इक्वेशन। कुछ बच्चे हिंदी इंग्लिश इस पे लिख ले रहे हैं ना कार्टेशियन, अरे इतना तो लिखना आता होगा ना। फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन, जो बच्चे ना लिख पा रहे हो देख लो भाई, कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब होता है किसके टर्म में? x और y के टर्म में। किसको किसको आ रहा है कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है? 1 2 कई सारे बच्चों को आ रहा है। देखो बेटा सुनो, अब कार्टेशियन इक्वेशन में हमें किसको रिमूव करना है? थीटा को। किस में इक्वेशन लानी? x और y में। तो यहां से एक काम करें, cos थीटा की वैल्यू निकाल लें। तो cos थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी? x प्लस 2 अपॉन 3, और यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? y माइनस 3 अपॉन 3। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा कितना है? y माइनस 3/3 का होल स्क्वायर। कॉस थीटा कितना है? x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। ये जीरो कहां से लिख गया है? बोला 1 था ना? क्या बताएं, कहीं और दिमाग चला गया है ना? का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर है? क्या ये x और y में इक्वेशन आ गई? तो आपकी इक्वेशन बनी क्या? x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर 9 उस साइड चला जाएगा। अच्छा ये थोड़ा सा लिखने में टाइम लगा, बट लिख लो। एक इसका थोड़ा सा दूसरी तरीके से विजुलाइज करना बताते हैं। एक मिनट रुको तो यार, तुलना कराएंगे अभी। कोई दिक्कत? हाँ दूसरी तरह हम बता रहे हैं बेटा अभी, है ना? पहले तो ये जो तरह है वो लिखो। हाँ रिपीट करें बेटा, बातें नहीं। हम लोग कौन सी इक्वेशन लिखना चाहते हैं? अभी निकलवाएंगे, रुको, है ना? बिल्कुल शांत बैठना है तो पीट पाट के भगा देंगे हम, ठीक? तो उससे नहीं पूछना है, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है ना? आपको किससे पूछना है? फिर गलत बात है ना? चलो इधर देखो, एक बच्चे ने पूछा कि एक बार फिर से बेटा समझो, कौन सी इक्वेशन निकालनी? कार्टेशियन इक्वेशन किसके टर्म में? x और y में। हमें कौन सी इक्वेशन गिवन है? कौन सी गिवन है? पैरामेट्रिक, मतलब किसको रिमूव करना है? थीटा। तो यहां से हमने इस इक्वेशन से cos थीटा निकाला, इससे sin थीटा, और वी नो दैट sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है। sin थीटा की वैल्यू रखी, cos थीटा की, क्या थीटा रिमूव हो गया? एक इक्वेशन बनी x और y में, और जो इक्वेशन x और y में बनी उसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग इसको देखें।
ये क्या था, x+2। चले इसी को थोड़ा अलग तरीके से देखें, x और y, यहां लिखा -2, यहां लिखा 3, फिर लिखा 3 cos थीटा और फिर लिखा हुआ है 3 sin थीटा। बहुत ध्यान से अच्छे से समझना यार, ये दोनों सेम है ना, सर्कल में ये दोनों सेम होने चाहिए, जो cos थीटा के साथ में लिखा है और sin थीटा के साथ में। अच्छा, cos थीटा के साथ में और sin थीटा के साथ में क्या लिखा होता है, r, फिक्स हो गया ना। अरे सेम है, वेरी नहीं किया, मतलब r सेम हो गया, इसका मतलब ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की। यदि ये चेंज होता तो ये किसकी इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? अच्छा, अब ये सेम हो गया मतलब किसकी इक्वेशन, सर्कल। तो r की वैल्यू कितनी हो गई, r की वैल्यू 3। अब तो x1 की जगह कितना, -2 और y1 की जगह कितना, 3। क्या यही सेंटर होता था? अरे ये x1, y1 सेंटर होता था, यहां पर r होता था। यदि इक्वेशन देखें, पढ़ें, x = x1 प्लस r cos थीटा, तो x1 की जगह r की जगह 3, y = y1 प्लस r sin थीटा, y1 की जगह 3, x1 y1 इज सेंटर एंड r इज द रेडियस। सेंटर पता और रेडियस पता तो इक्वेशन नहीं पता। इक्वेशन क्या होती, x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से कंपेयर करके भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन पहचानने का तरीका क्या, cos थीटा sin थीटा के साथ वाला सेम है, मतलब वो सर्कल बना देगा, क्योंकि r दोनों में क्या हो गया, सेम, मतलब r फिक्स हो गया, ठीक है, कांस्टेंट है। चलिए स्पीड में नोट करें इसको, ऐसे कंपेयर करके लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। इफ x² प्लस y² माइनस का 2x माइनस का 4y -4 = 0, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x + 4y, 3x + 4y। आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है 3x + 4y की। यह क्वेश्चन है आपका, यह आपके प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। कल संडे है, कल आपकी क्लासेस हैं। केमिस्ट्री की क्लास कितने बजे से, 11 से 2। फिजिक्स की है, आज है 7 से 9, है ना, ये है, ठीक है, ओके। 11 से 9 बजे से 11 बजे तक। देखो मेरी बात सुनो, मैं अनाउंस तो कर रहा हूं कि कल क्लास है कितने बजे से, 9 से 11, बट मे बी ये तो मैं नहीं ले पाया कल क्लास, संडे है, ठीक है। तो आपको मैं रात में, ठीक है, वही 10 या 11 बजे या मॉर्निंग में आप 7 बजे, है ना, ठीक है, अपने ग्रुप में एक बार देख लेना कि क्लास है या नहीं। वैसे 90% आपकी क्या है, क्लास है। 10% मुझे शायद कहीं जाना पड़ सकता है बाहर, यदि मैं गया, ठीक है, तो फिर क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो वैसे आपको आना है, ये मान के चलो, ठीक है। ना आने के लिए आपका क्या होगा, उसमें मैसेज आएगा, ये नहीं आया मतलब आपको आना है, ठीक है, क्लियर। ये मत सोचना सर आपने तो मैसेज ही नहीं किया, है ना। तो मैसेज नहीं का मतलब क्लास आना है, क्लास है, ठीक है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें। 9 से 11, अच्छा कल पढ़ाऊंगा क्या,
केवल प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, जिसमें आपकी जो बुकलेट होगी और कुछ पीवाईक्यूज होंगे, ठीक है। आपको सॉल्व वॉल्व करके नहीं आना, यहीं पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लगभग 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, कुछ ज्यादा भी हो जाए। अच्छा यार, हम लोग मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, एक काम और करते हैं, उस बुकलेट को खत्म कर देते हैं, है ना, जिससे कि आप लोगों ने लगाया है कि मेरा ही इंतजार करते रहे, नहीं हमारे गुरुजी एक एक क्वेश्चन बताते हैं, लगाया सभी ने, ठीक है, पक्का। तो अब एक और काम करना है, मैं जो आपके केवल डाउट्स हैं वो, क्योंकि जिन बच्चों ने लगाया उन्हीं के डाउट होंगे, जो लगाना ही नहीं चाहते वो सिलेक्शन ही नहीं लेना चाहते हैं। तो जिन बच्चों, बेटा प्लीज बातें नहीं, जिन बच्चों के डाउट्स हैं, ठीक है, वो मैं पूछ लूंगा कल संडे को क्लास हुई तो कल आप अपनी बुकलेट लेके आना, 1 2 3 या जो भी डाउट्स हैं मैट्रिक्स के क्लास में पूछ लूंगा, बस केवल उन्हीं क्वेश्चन को ही मैं डिस्कस करूंगा। तो कल अपनी बुकलेट लेके आना, जो भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के डाउट हैं वो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है, क्लियर है, आ रही बात में। वो हम शाम को जैसे 4 बजे से या 5 बजे से 2-3 घंटे की क्लास लगा देंगे, आपके 20-25 डाउट होंगे, केवल वही हम डिस्कस कर देंगे, फर्जी में आपका भी टाइम लॉस नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। क्योंकि जल्दी से स्ट्रेट लाइन सर्कल भी कराना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन भी नहीं हुआ है, ठीक है। और प्रैक्टिस में भाई वो तो डीपीपी आपने प्रैक्टिस की है ना, बुकलेट की है, बुकलेट के आधे क्वेश्चंस मैंने भेज दिए सोल्यूशन स्ट्रेट लाइन के, बुकलेट के आप देखें तो आधे क्वेश्चन नहीं आप लोगों ने देखे, फिर से भेज दूंगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के आधे कराने मतलब हम लोग सर्कल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, मतलब बराबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं, कभी भी स्पीड मेंटेन कर लेंगे। चलो ये वाला कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं? एक बच्चा, दो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 3। हाँ आप बताओ बेटा कैसे सॉल्व करोगे? एक्स और वाई की वैल्यूज को मैक्सिमम करना पड़ेगा, कैसे करोगे? बैठो, और कोई? इन्होंने कहा सर एक्स और वाई को पहले तो पैरामेट्रिक में लिखेंगे, ठीक है। बिल्कुल, मेरी बात सुनो बेटा, बहुत ध्यान से अच्छे से समझना है। इन्होंने कहा सर ये कौन सी इक्वेशन है? अरे कौन सी इक्वेशन है? कार्टेशियन। अच्छा किसकी इक्वेशन है? अरे किसकी इक्वेशन है? अरे इतना तो पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होती है? सर्कल की। अब ये सर्कल की इक्वेशन है और इस सर्कल से रिलेटेड आपको 3x प्लस 4y की कौन सी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब सुनना बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से। इन्होंने कहा इस सर्कल की मदद से हमने x और y निकाला, ठीक है, x और y। अच्छा इस सर्कल का सेंटर बता सकते हो? सेंटर कितना होगा? 1,2, क्योंकि x के आगे वाले को -2 से डिवाइड, इसको भी -2 से डिवाइड, तो 1,2 बचेगा। एंड रेडियस कितना आएगा? √g² प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो रेडियस निकालोगे कितना आ जाएगा? 3। सेंटर पता, रेडियस पता, तो x और y की वैल्यू x इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा, फिर y की वैल्यू y1 प्लस r साइन थीटा, तो x और y आ गया। अब इन्होंने वैल्यू किसकी पूछी है? वैल्यू पूछी है 3x प्लस 4y की वैल्यू पूछी है, तो हमने लिखा 3, x की जगह कितना है? 1 प्लस 3 cos थीटा, प्लस का 4 लिखा, y की जगह कितना है? 2 प्लस 3 साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू पूछी गई है। मान लेते हैं ये कोई फंक्शन f है, ये फंक्शन कोई f है। अच्छा कितने वेरिएबल फंक्शन था? अरे कितने वेरिएबल है? ऐसा देखा नहीं आप लोगों ने, क्लास 12th में क्वेश्चन होता था कि एक रिलेशन x और y में गिवन होता था और फिर पूछते थे इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताओ। क्लास 12th का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमा मिनिमा, एक्स वाई में रिलेशन दे दिया और पूछ दिया इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताओ। अरे बोलो भाई, ऐसा तो देते थे। तो हमने क्या किया, इस वाले फंक्शन को सिंगल वेरिएबल बनाया। कितना वेरिएबल? सिंगल वेरिएबल। अच्छा इसमें f ये जो फंक्शन बना जिसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बनानी है वो कितना बनेगा? 3, और ये कितना? 8। कितना बना? अच्छा फिर आगे क्या बना? ये 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा और
9 cos थीटा। अब क्लास 11th में एक चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी कि कभी भी a sin थीटा प्लस b cos थीटा दिखे, क्या दिखे, a sin थीटा b cos थीटा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाया था मैंने आपको, वैसे चैप्टर नहीं पढ़ाया, बस केवल क्या पढ़ाया था, बेसिक। उस बेसिक में मैंने ये चीज बताई थी कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा, मैंने बोला था कि ये सब यूज होगा। अब कुछ बच्चे होंगे वो सोच रहे ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी नहीं तो पढ़ाया जाएगा, ठीक है, बट उस समय मैंने क्या पढ़ाया था, ओनली बेसिक। क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्री एक बार आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं और मैक्सिमम, अरे 12 sin थीटा प्लस 9 cos थीटा, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, 12 sin थीटा प्लस 9 cos थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, माइनस लगाओगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह कितना 12, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, 144 प्लस 81 225 का अंडर रूट 15, तो इधर कितना बचा 15, इधर लिखोगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, कितना बचेगा 15। अभी इसकी वैल्यू तो पूछी गई नहीं है भाई, इसमें कितना ऐड कर दें 11, तो सभी जगह 11 ऐड कर दें, तो सभी जगह 11 ऐड करोगे, सभी जगह 11 को ऐड कर दें, तो इधर क्या बचेगा 26, इस साइड क्या बचेगा -4, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी -4, और मैक्सिमम कितनी होगी, कितनी 26। क्या इसी की वैल्यू पूछी गई है टोटल, नोट कर लो बेटा। ये क्लास 12th में मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन थे आपके, बट वहां थोड़ा आसान था, वहां ऐसे दे देते थे प्रोडक्ट इज गिवन, है ना, सम इज गिवन, या कुछ भी ऐसा दे देते थे, वो थोड़ा सा आसान था। यहां पर ये थोड़ा सा टफ है, क्योंकि आप इससे x और y की वैल्यू x के टर्म में इसमें नहीं लिख सकते हैं। बट 12th में क्या होता था, वो लोग क्या करते थे, जो इक्वेशन गिवन होती थी उससे y की वैल्यू निकालते थे, x के टर्म में इसमें रख देते थे, तो ये पूरा फंक्शन x में आ जाता था, फिर x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर देते थे, फिर डबल डेरिवेटिव वगैरह लगा देते थे। बट यहां थोड़ा सा वो चीज अप्लाई करनी मुश्किल है, बट क्वेश्चन तो सेम है। अरे आपने देखा होगा क्लास 12th में ऐसे एनसीईआरटी में लिखा था कि बेटा सम इज 1, दो नंबर्स हैं जिनका सम कितना है 1 है, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्या बतानी मैक्सिमम वैल्यू, तो हमने ये p माना, अब हम कहते थे इसको 1 वेरिएबल बना लो, तो x लिखा, y की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, p इज फंक्शन इन x। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, इक्वल टू 0 करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, उस x की वैल्यू के लिए मैक्सिमा है या मिनिमा है आप निकाल लो, डबल डेरिवेटिव। अरे बोलो भाई, ये सब 12th में किया होगा, क्या ये समझ में आ गया सभी को? एक बार इसको फिर से डिस्कस करें, किसी को पूछना है, एनीवन, किसी को डाउट हो तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़े। दो, इन्होंने ये इक्वेशन दी, इसकी क्या पूछी, मैक्सिमा या मिनिमा, तो हमें पता जिसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछा जाता है उसको 1 वेरिएबल बना लो। इसमें कितने वेरिएबल हैं? अच्छा, इसमें y की वैल्यू x के टर्म में निकालना थोड़ा कठिन है, अरे टफ है, तो हम लोग उधर से भी नहीं जाते कि इससे y की वैल्यू x के टर्म में निकालो, यहां रखो कि x में इक्वेशन बन जाए, तो थोड़ा सा टफ है, इसलिए दिमाग लगा भाई ये तो होने वाला नहीं, तो हमें ये जरूर पता ये इक्वेशन किसकी है, सर्कल की। तो सर्कल के x और y को सिंगल वेरिएबल में लिखा जा सकता है, तो x को हमने थीटा के टर्म में लिखा और y को भी थीटा, और जिसकी मैक्सिमा या मिनिमा निकालना था उसमें हम लोगों ने x और y की जगह रिप्लेस कर दिया, तो थीटा में एक इक्वेशन सिंगल वेरिएबल। अब जो सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बनी उसमें हमें एक फॉर्म दिखी, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, उसका मिनिमा और मैक्सिमा पता है, और फिर उसी चीज में उन्होंने कहा भाई 11 को ऐड कर दो, ऐड कर दिया सभी जगह, तो जो रिक्वायर्ड था उसका मैक्सिमा और मिनिमा आ गया। चलिए इसी के जस्ट आगे हम लोग चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, लिखिएगा फाइंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, फाइंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड ऑफ ट्रायंगल ABC, ऑफ ट्रायंगल ABC वेयर
वेयर ए कोऑर्डिनेट इज गिवन, ए कोऑर्डिनेट है आपका 2 प्लस कॉस पाई बाय 3 कॉमा 3 प्लस साइन पाई बाय 3, यह आपका ए कोऑर्डिनेट है। एंड बी कोऑर्डिनेट इज गिवन, बी कोऑर्डिनेट इज 2 प्लस कॉस पाई कॉमा 3 प्लस साइन पाई। एंड सी कोऑर्डिनेट इज गिवन, सी कोऑर्डिनेट इज 2 प्लस कॉस 3 पाई बाय 4, सॉरी 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 कॉमा 3 प्लस साइन 4 पाई बाय 3। ये 3 वर्टिसेस गिवन है किसी ट्रायंगल के। आपको इस ट्रायंगल का क्या बताना है, सरकम सेंटर। फाइंड सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इफ एबीसी पॉइंट्स आर गिवन। नोट करें क्वेश्चन को बेटा, बातें नहीं, आंसर भी डिस्कस ना करें अगल बगल। आ रहा है तो चुपचाप बैठो। आपको 3 पॉइंट एबीसी गिवन है, देन फाइंड सरकम सेंटर। कई बार सरकम सेंटर के क्वेश्चन कर लिए हैं, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे, नोट्स को रिवाइज नहीं कर रहे होंगे, इसलिए फिर नहीं आएगा। फिर सीधी बात है, आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो रिवाइज करते जाए। हाँ, कोई पर्टिकुलर लेक्चर छूट रहा है वो मेरे से अलग से मिलके लेते जाओ। ऐप पे तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, मैथ नहीं मिलेगी। आर या पार, 2 लेक्चर छूटे तो पूरी कोऑर्डिनेट गई। इसलिए कोई छूट रहा है, अच्छे बच्चे पढ़ने में हैं आप, तो छोड़े ना, मेरे से लेक्चर ले लें आके। लेकिन बार बार तो हम नहीं देंगे, एक बार दे देंगे, 2 बार, 4-5 बार तुम आओगे तो हम भगाएंगे भी मार के, है ना। तो 1-2 बार चल जाता है। जैसे आज का लेक्चर ढूंढना तुम कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढ लो तो 1 दिन दे दो, 1 दिन नहीं दो, खत्म है चैप्टर। इसका मतलब थोड़ी नहीं होता है मैं जानबूझ के नहीं दे रहा हूं, देना ही नहीं भाई। सिलेक्शन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। आपने ऑफलाइन लिया तो ऑफलाइन पढ़ो, क्यों उसमें ऐप के चक्कर में रहते हो। हाँ, ऐप ठीक है, कब के लिए है, आप किसी असुविधा में फंस गए, बीमार हो गए, तब देखो। नहीं तो जितना भी हो सके ऑफलाइन पूरा अच्छे से पढ़ो। चलिए, किससे किससे हो गया, एक बच्चे से, 2, थोड़ा सही से हाथ उठाओ तो हम वहीं कर दो, वैसे आशीर्वाद दे दोगे तो हम कहाँ समझेंगे। 1 2 3 बच्चों से, और अगली बगल में बैठे हैं बच्चे तो छाप लिए होंगे। अच्छा गुरु तुम ये बता रहे हो, अच्छा ठीक है ना। चलो, केवल मात्र 3 बच्चों को आ रहा है, समझो। एक क्या गिवन है, एक क्या है, ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स गिवन है। एक वर्टेक्स ए है, एक वर्टेक्स बी है और एक वर्टेक्स सी है। कुछ हमारे प्री छात्र क्या कर रहे होंगे, ए वर्टेक्स गिवन है, cos π/3 मतलब cos 60। cos 60 कितना होता है, 1/2, तो 1/2 + 2 1, और ये कितना √3/2 + 3, ए पॉइंट आ गया। ऐसे इसकी वैल्यू cos π इज -1, sin π इज 0, बी पॉइंट आ गया। ऐसे ये सब आसान है, आप लोग कर सकते हो, है ना, इसमें कुछ है नहीं, है ना। तो हमारे प्री छात्रों ने ऐसे ए बी सी तीनों पॉइंट हमारे छात्रों ने निकाले और मेहनत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा जब हमें तीनों पॉइंट्स मिल गए तो हम क्या करेंगे, सरकम सेंटर को निकालने के लिए ये बी पॉइंट पता है, सी पॉइंट पता है, तो इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, बी और सी का। फिर इस पे ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उस पे हम लोग परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लेंगे। कैसे भाई, ये पॉइंट पता है इस लाइन पर, और ये बीसी का स्लोप पता, तो इस लाइन का भी स्लोप पता, तो स्लोप पता, पॉइंट पता, इसकी इक्वेशन पता। सिमिलरली उन बच्चों ने क्या किया, एसी का मिड पॉइंट निकाला और इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर डाला और इसकी भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। और फिर बहुत मेहनत करने के बाद वो उन्होंने मेहनत करके क्या पाया,
सरकम सेंटर पाया। तो ऐसे हमारे मेहनती बच्चे होंगे कुछ, है ना, इस क्लास में, तो उन्होंने ये किया होगा, कोशिश कर रहे होंगे शायद वहां तक पहुंचे ना हो, कैलकुलेशन ना हुई हो, और वो एबीसी की वैल्यूज निकाल पाए होंगे। ए बराबर इतना कोऑर्डिनेट आया, बी बराबर इतना आया, सी बराबर इतना आया, बेचारे मेहनती बच्चे, ठीक है। अच्छा, कुछ हमारे प्रिय छात्र होंगे, उन्होंने क्या सोचा, ये तो समझ में आया, अरे ये तो यूज कर चुके ना, पक्का ये तो समझ में आ गया होगा कि ऐसे ऐसे भाई तीनों कोऑर्डिनेट पता तो सरकम सेंटर नहीं आ जाता है। अब फिर दूसरा, हमारे कुछ प्रिय छात्र होंगे जिनके पास कम दिमाग होगा, है ना, कम दिमाग होगा, तो वो क्या कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे यार ये 2 प्लस कॉस पाई और 3 प्लस साइन पाई, ये तो कुछ ऐसा लिखा है, जैसे कुछ ऐसा लिखा हो x1 प्लस आर कॉस थीटा, और फिर क्या लिखा है y1 प्लस आर साइन थीटा। क्योंकि कम दिमाग है तो तुमको अभी वाला याद होगा, ज्यादा दिमाग होता तो पीछे वाला याद होता, है ना, ठीक है। तो जिनके पास कम दिमाग उनको अभी वाला तो याद ही होगा, अभी पढ़ाया जा रहा तो अभी का याद रहेगा। तो वो बच्चे को सोच रहे होंगे यार ये वाला जो पॉइंट है ए वाला x1 प्लस आर कॉस थीटा y1 प्लस आर साइन थीटा के जैसा है। यदि इसको ऐसा कंपेयर करके देखें तो यार जो x1 y1 होता है उस सर्कल का क्या होता है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है उस सर्कल पर है जिसका सेंटर कितना है, सेंटर इज 2,3 एंड रेडियस, अरे कॉस के साथ कितना, साइन के साथ कितना 1, रेडियस इज 1। तो ये एक ऐसा पॉइंट है x1 प्लस आर कॉस थीटा y1 प्लस आर साइन थीटा, जो कि किस सर्कल पर है जिसका सेंटर 2,3 रेडियस 1। अच्छा, ये दूसरा वाला देखा, दूसरा वाला ये भी वैसे कुछ है x1 प्लस आर कॉस थीटा y1 प्लस आर साइन थीटा, तो ये पॉइंट उस सर्कल पर है जिसका सेंटर, अरे बोलो भाई 2,3 एंड रेडियस इज, अरे रेडियस इज 1, कॉस के साथ 1 लिखा, साइन के साथ 1। अच्छा, ये वाला पॉइंट भी कुछ ऐसा पॉइंट उस सर्कल पर है जिसका सेंटर 2,3 एंड रेडियस इज 1। तो यार ये कुछ यहां पर फिर उन बच्चों ने ऑब्जर्व किया, यार जितने एबीसी तीनों पॉइंट हैं सेम सर्कल पर है, अरे सेम सर्कल पर है कि नहीं, अरे ऐसे सर्कल पर है जिनका सेंटर 2,3 और रेडियस 1। तो उन लोगों ने ऑब्जर्व किया ये तीनों पॉइंट सेम सर्कल पर हैं, उसी सर्कल पर है जिसका सेंटर 2,3 रेडियस 1। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा बना लो ये। तो एक बार इन्होंने कहा सर ये आपने भी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे ये ऐसा कुछ बना ले हम लोग, तो π/3 एंगल यहां कहीं होगा तो ए पॉइंट यहां हो जाएगा। और फिर इन्होंने बोला सर दूसरा है पाई, तो पाई यहां कहीं होगा, अरे यहां से यहां तक एंगल पाई बनेगा तो बी पॉइंट यहां होगा। और तीसरा कितना है 4π/3, 4π/3 मतलब पाई से बड़ा कितना, लगभग इससे 270 से कम, तो सी वाला यहां कहीं होगा। अरे बोलो भाई, जीरो एंगल यहां पर होता है, जीरो के आगे 30, 90, फिर ऐसे यहां पर क्या करोगे 180, फिर यहां पर जाओगे 270 से पहले, अरे यही तो होता है। तो इन्होंने कहा सर ये 3 पॉइंट है, ए ने कितना थीटा बनाया π/3, और बी ने कितना पाई, और सी ने कितना 4π/3, और ऐसे सर्कल पर बनाया जिसका सेंटर 2,3 और जिसकी रेडियस 1। तो अब हमने क्या किया, अब हम लोगों ने बहुत ध्यान से देखना, एक सर्कल ट्रायंगल बना देते हैं। ए को बी से ज्वाइन किया और बी को सी से ज्वाइन किया और सी को ए से। क्या एक कोई ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है, और इस ट्रायंगल एबीसी का जो सरकम सर्कल है वो दिख रहा है, और उस सरकम सर्कल का जो सेंटर है वो कितना है, अरे कितना है 2,3। क्या यही बताना था, अरे बोलो भाई क्या बताना था, सरकम सेंटर, तो कितना आया आपका 2,3। इतना भी उन्होंने दिमाग नहीं लगाया होगा, सीधे कहा होगा यार सीधी सी बात, ए उस सर्कल पर, बी भी उसी सर्कल पर, सी भी उसी सर्कल पर, किस सर्कल पर जिसका सेंटर 2,3। तो एबीसी उस सर्कल पर है जिसका सेंटर 2,3, तो एबी से बनने वाले ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होगा वो भी 2,3। मतलब बिना पेन चलाए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे कम दिमाग वाले बच्चे। अरे हमारे कम दिमाग वाले बच्चे क्या कर रहे होंगे, देख रहे यार एबीसी तो सेम सर्कल पर है और उस सर्कल पर है जिसका सेंटर, तो अब एबीसी को ज्वाइन करोगे ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल का सरकम सेंटर भी क्या हो जाएगा 2,3। तो कम दिमाग वाले बच्चों ने तो बहुत स्पीड में कर दिया, लिख लो भाई
यही बेस्ट है? अरे यही बेस्ट है। तो हमारे कम दिमाग वाले बच्चे अच्छा कर रहे हैं, जिनके पास ज्यादा दिमाग है वो पीछे जा रहे थे, है ना? लिख लो, लिखो भाई स्पीड में। अरे समझ में आया? अरे तीनों पॉइंट सेम सर्कल पर हैं, और जिस सर्कल पर है उसका सेंटर ही तो सरकम सेंटर होगा। स्पीड में लिखो भाई। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। इफ, ये क्या हुआ? इफ ए पॉइंट है cos थीटा 1 कॉमा sin थीटा 1, बी पॉइंट इज cos थीटा 2 कॉमा sin थीटा 2, and C point is cos थीटा 3 कॉमा sin थीटा 3। ये 3 पॉइंट हैं, ये 3 पॉइंट हो गए। आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, ऑफ ट्रायंगल ABC। देन फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रॉइड निकालना है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। सेकेंड क्वेश्चन है इसी में सेंट्रॉइड के बाद सरकम सेंटर बताना है, सरकम सेंटर बताना है। और थर्ड है इसमें, थर्ड आपका है सरकम सेंटर के बाद ऑर्थो सेंटर बताना है, ऑर्थो सेंटर। इस ट्रायंगल के ये 3 सेंटर्स बताने हैं, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। If 3 vertices are given ABC, आराम से कर लो बेटा, इतनी फास्ट स्पीड में सोल्यूशन नहीं चाहिए, है ना? सेंट्रॉइड 0,0 है, ठीक है, लेकिन आराम से तीनों निकाल लो। आराम से क्वेश्चन लिखें, नोट करें अच्छे से। अच्छा, इस वाले में किसी को कोई डाउट है? पूछो, ये डाउट है तो समझ में आ जाएगा, और डाउट है पूछा नहीं तो कभी जिंदगी भर डाउट बना रहेगा। इसमें किसी को डाउट? सब समझदार बच्चे हैं। वन मंथ के बाद कोऑर्डिनेट दूसरे बैच में फिर से स्टार्ट होगी, तो जिसको पढ़ना होगा रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि आपका इधर 20 से 25 दिन में कोऑर्डिनेट खत्म हो जाएगा। सर्कल के भी लेक्चर हो गए, ठीक है? पैराबोला थोड़ा सा बड़ा है, इलिप्स हाइपरबोला सेम चैप्टर्स हैं। इलिप्स पढ़ा दो, हाइपरबोला खत्म हो जाता है, बट पढ़ाना तो पूरा पड़ेगा। बट उसमें डेरिवेशन वगैरह नहीं करना पड़ेगा हाइपरबोला में। जो डेरिवेशन इलिप्स में किए हैं वही सेम डेरिवेशन आपके हाइपरबोला में चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट वही सेम रहेगा, तो थोड़ा स्पीड में चीजें हो जाएंगी। और अननेसेसरी पढ़ाना नहीं है जो सिलेबस में नहीं है, फर्जी का कि आप फर्जी का टाइम लॉस करो, फर्जी की प्रैक्टिस करो, वो सब नहीं पढ़ाना है। जो सिलेबस में है मेंस और एडवांस के, वो पढ़ाना है केवल। चलिए अब मेरी बात सुनो बेटा। इन्होंने एक ट्रायंगल दे रखा है, एक ट्रायंगल क्या दे रखा है इन्होंने? एक ट्रायंगल ABC है, ABC। लेकिन ये जो ट्रायंगल ABC है उस सर्कल पे लाई कर रहा है, उस सर्कल पे लाई कर रहा है जिसका सेंटर 0,0 है। कैसे पता चला? आप देखें, A पॉइंट इज गिवन। A पॉइंट कितना है? 0 प्लस cos थीटा 1
कॉमा 0 प्लस साइन थीटा 1, तो आपको दिख रहा है x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। तो x1 y1 की जगह उस सर्कल के ऊपर होगा जिसका सेंटर 0,0, कॉस के साथ 1 है और साइन के साथ भी 1, अरे 1 कॉस थीटा 1 साइन थीटा लिखा, तो रेडियस इज 1। इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है। अच्छा, जो बी पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट भी कुछ ऐसा ही गिवन है। क्या लिखा है? 0 प्लस 1 कॉस थीटा 2 और फिर लिखा 0 प्लस 1 साइन थीटा 2। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। तो ये बी पॉइंट भी उस सर्कल पर जिसका सेंटर 0,0 एंड रेडियस इज 1, सेम सर्कल पर हो गया। एंड सी पॉइंट भी आपका गिवन है 0 प्लस 1 कॉस थीटा 3 और 0 प्लस 1 साइन थीटा 3। सी पॉइंट भी उसी सर्कल पर है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस 1, मतलब तीनों पॉइंट सेम सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो इसका सरकम सेंटर तो अपने आप मिल गया। सरकम सेंटर इज 0,0। तो सरकम सेंटर तो आपको मिल गया, कितना आ गया? 0,0। इतना बना लो, ड्रॉ कर लो, और तो निकाल सकते हैं आप लोग। तीनों पॉइंट उस सर्कल पर है जिसका सेंटर 0,0 है एंड द रेडियस इज 1। और यदि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ना आती होती तो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता आपका, आप खुद समझ लीजिए। 3 पॉइंट ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में आप किसकी इक्वेशन निकालते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालते हैं, और फिर वो लेंदी बहुत हो जाता है। इसलिए सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म दो, कितना इंपॉर्टेंट फॉर्म है, कितने बड़े क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर दे रहा है। आप उस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को उस कॉन्सेप्ट के थ्रू 2 पेज में भी सॉल्व नहीं कर पाओगे जिसको बिना पेन चलाए सॉल्व कर रहे हो। सरकम सेंटर आ रहा है, सरकम सेंटर निकालने के लिए परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर साइन थीटा कॉस थीटा में आएंगे, फिर उनका इंटरसेक्शन निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। 2 पेज में भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, आधा घंटा लग जाएगा, 20 मिनट। चलिए, अच्छा सेंट्रॉइड कैसे निकलता है? सेंट्रॉइड तो आसान है। अरे मीडियन क्यों निकालोगे? तीनों पॉइंट्स गिवन है ना, एबीसी। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, काय का मीडियन? अरे पॉइंट्स गिवन है तो सीधे सीधे फॉर्मूला। तो x1 कितना? cos थीटा 1, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, cos थीटा 1 x1 प्लस x2 कितना? cos थीटा 2, x3 कितना? cos थीटा 3 अपॉन में 3 कॉमा y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3, y कोऑर्डिनेट इज sin थीटा 1, आगे sin थीटा 2, आगे sin थीटा 3 अपॉन में कितना? 3। ये हो गया बेटा, ये सेंट्रॉइड आ गया। अरे सिंपल सा सेंट्रॉइड, हिंदी भाषी लोग केंद्रक बोलते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3, तीनों कोऑर्डिनेट गिवन है ना, तीनों का x कोऑर्डिनेट, एबीसी का x कोऑर्डिनेट जोड़ा बाई 3 और y कोऑर्डिनेट जोड़ा बाई 3, सेंट्रॉइड आ गया। सरकम सेंटर आ चुका है विद इन सेकेंड। सेंट्रॉइड में भी पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं थी। अब निकालना ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है? एल्टीट्यूड्स का, बट उधर नहीं जाना है। वी नो दैट ONGC, ONGC याद आ रहा है? तो वी नो दैट सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड इज गिवन, सेंट्रॉइड गिवन है, सेंट्रॉइड पता है, और क्या पता है? सरकम सेंटर। तो वी नो दैट सेंट्रॉइड को, सॉरी ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को सेंट्रॉइड किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। तो इसको हमने माना x, y। ये गिवन है, ये गिवन है, लगा दो सेक्शन फॉर्मूला। 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? सेंट्रॉइड के, सॉरी सरकम सेंटर के x कोऑर्डिनेट से। तो x बराबर दो, कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई हुआ सरकम सेंटर के x कोऑर्डिनेट से। सरकम सेंटर के x कोऑर्डिनेट कितना? 0। ठीक है। और 1 मिनट, ये तो g वाला आएगा ना, g बीच वाला निकल के आएगा, है ना। तो g का x कोऑर्डिनेट कितना है बेटा? cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 अपॉन में क्या लिखोगे? 3। तो सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 टाइम्स x कोऑर्डिनेट ऑफ सरकम सेंटर प्लस 1 टाइम्स
1 टाइम्स x, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी अपॉन में 2 + 1। क्या x की वैल्यू निकाल सकते हो? अरे बोलो भाई, ये तो 0 हो गया, ये इधर ये 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या बची? cos θ1 प्लस cos θ2 प्लस cos θ3, ये x आ गया। सिमिलरली सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट क्या था? sin θ1 प्लस sin θ2 प्लस sin θ3 अपॉन 3। अभी इधर सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, 2 को 0 से मल्टीप्लाई और 1 को y से मल्टीप्लाई अपॉन में 2 + 1, तो 3 से 3 कट गया, ये 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी बची? sin θ1 प्लस sin θ2 प्लस sin θ3। तो ये चीज याद रखना है कि सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है, और ये कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मिलेंगे आपको जिसमें ये सेक्शन फॉर्मूला यूज हुआ है। सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन 2:1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका कॉन्सेप्ट है। आ रहा है समझ में? अरे बोलो भाई, सर्कम सेंटर कितना आसान था, क्योंकि ये तीनों एबीसी उस सर्कल पर है जिसका सेंटर 0,0 रेडियस। अच्छा, सर्कम रेडियस पूछते तो 1 हो जाता, सर्कम सेंटर 0,0, ठीक है। सर्कम सेंटर पता चल गया, सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं, फॉर्मूला पता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, और फिर हमें यह सेक्शन फॉर्मूला पता है कि सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। वहां से हम लोगों ने ऑर्थो सेंटर निकाल लिया, क्योंकि ये दोनों गिवन है। अरे ये दोनों गिवन है, तो वहां से चीजें निकाल ली। चलिए एक क्वेश्चन इसके आगे लेते हैं। एक और क्वेश्चन देते हैं, लिख लीजिए। लेट ए पॉइंट है 8,0, बी पॉइंट इज 0,8, बी पॉइंट इज 0,8, लाइज ऑन सर्कल, लाइज ऑन द सर्कल, लाइज ऑन द सर्कल x-8 का होल स्क्वायर प्लस y-8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64 एंड अ वेरिएबल पॉइंट P move on this circle, then find locus of ortho center, then find locus of ortho center of ट्रायंगल PAB। देखिए, इस 1 मंथ के बाद आई थिंक कोऑर्डिनेट वगैरह का टेस्ट वगैरह होंगे आपके, ठीक है। और इसके बाद मैं कुछ बच्चे सेलेक्ट कर लूंगा, इसलिए कोऑर्डिनेट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। नहीं करोगे, नहीं पढ़ोगे, तो फिर उन बच्चों में भी नहीं आ पाओगे, ये याद रखना। जिन बच्चों को मैं अलग से पढ़ाऊंगा, मतलब बैच में तो पढ़ना है, अलग से भी कुछ प्रिपरेशन कराई जाएगी। मतलब अच्छे बच्चे भी तो, मेरी बात भी तो समझे। पता चला हम पढ़ा कुछ ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें वो बच्चे हो जो हमारी सारी चीजों को समझ सकें, तो वो बच्चे होंगे, उनको सेलेक्ट कर लेंगे। भाई भाषा भी चीजें समझ में आनी चाहिए। पता चला बोलने उनको कुछ आ ही नहीं रहा है, तो ऐसे लोग फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं ना। वो चीज पहले तो उनको बेसिक चीजें पढ़ाओ, क्लास में सारी चीजें बताओ, इसलिए अच्छे से स्कोर करना है। कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से मेहनत करो। लगभग 22 से 25% आपका कोऑर्डिनेट आएगा। कोऑर्डिनेट हो गया, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हो गया, वेक्टर 3D हो गया, 30-35% यही हो गया। इतने चैप्टर में 35% हो जाएगा। 35% पे तो सिलेक्शन हो जाता है IIT में।
और चैप्टर कुछ तो आते ही होंगे, है ना। आराम से इस क्वेश्चन को नोट करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। किससे किससे हो सकता है, एनीवन कोई बता सकता है? एक बच्चे से, दो, हाँ बताओ कैसे करोगे? गुड, ठीक है। इन्होंने कहा सर आपके पास एक ये सर्कल गिवन है, इस सर्कल पर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है। आप देखें तो 2 पॉइंट्स गिवन है। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट आपको क्या गिवन है? क्या गिवन है? 8,0, हमने ये मान लिया 8,0। सेकेंड पॉइंट इन्होंने बोला सर क्या गिवन आपको? 0,8 ये गिवन है। तो ये तो ए पॉइंट था और ये वाला कौन सा है? बी पॉइंट है। इन्होंने कहा सर एक पी पॉइंट और है, तो पी पॉइंट ये मान लिया, ये पी पॉइंट हो गया। अब इन्होंने कहा सर पी पॉइंट इस सर्कल पर मान रहे तो x, y ना माने, क्योंकि उसमें 2 वेरिएबल हैं। इन्होंने कहा सर आपने बोला है कि कभी भी पॉइंट सर्कल पर मानना है, इन्होंने बोला पी पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, तो आप हमेशा क्या माने? पैरामेट्रिक पॉइंट माने। तो पैरामेट्रिक पॉइंट का मतलब होता है x1 प्लस आर कॉस थीटा और y1 प्लस आर साइन थीटा। तो हम लोग देखें इस सर्कल का सेंटर कितना बेटा? 8,8 एंड रेडियस इज आल्सो, रेडियस भी भाई 8 का स्क्वायर लिखा है, तो सेंटर 8,8, रेडियस इज 8, तो ये पॉइंट क्या बनेगा? 8 प्लस 8 कॉस थीटा बनेगा, 8 प्लस 8 कॉस थीटा, शॉर्ट में लिख दिया, कॉमा यहां पर y1 की जगह 8 रखोगे, 8 प्लस 8 साइन थीटा, 8 प्लस 8 साइन थीटा। तो ये P पॉइंट हम लोगों ने ले लिया, थीटा एंगल पर ले लिया, ठीक है। ये आपका पैरामेट्रिक पॉइंट की मदद से हमने P पॉइंट माना। फिर हम लोगों ने देखा इसमें, एक मिनट, इसमें एक ट्रायंगल बन रहा है और वो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? एक ट्रायंगल बना आपका ये ABP, क्या ये ट्रायंगल बन रहा है? या PAB बोल दो, PAB ट्रायंगल। अब इसके किसका लोकस निकालना है? लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर का लोकस निकालना है। तो ऑर्थो सेंटर का, अच्छा एक चीज बताओ, इसका क्या सरकम सेंटर पता है? सरकम सेंटर कितना होगा? सरकम सेंटर इज कितना होगा? 8,8, क्योंकि इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो 8,8 होगा। तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो इसी ट्रायंगल का क्या होगा? सरकम सेंटर। अच्छा, क्या इसका सेंट्रॉइड निकाल सकते हो? सेंट्रॉइड भी निकाला जा सकता है, बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा। सेंट्रॉइड का मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो आप ऐड करोगे तो 8 प्लस 0 8 प्लस 8 कितना? 16। तो ये बना 16 प्लस कितना?
8 cos थीटा बाई क्या करोगे 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 लिखा, कॉमा सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 लिखोगे, कितना बचेगा 16 प्लस 8 साइन थीटा बाई 3, वी गेट सेंट्रॉइड। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका बन गया। क्या बना, आपको पता है कि ये रेशियो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर को किस रेशियो में डिवाइड करता है 2:1। अच्छा, किसका लोकस निकालना है, किसका लोकस निकालना है ऑर्थो सेंटर का, तो इसको क्या मानोगे h, k। क्या ये g पता है, अरे ये तो g होता है सेंट्रॉइड, ठीक है, ये G पता है, और क्या C पता है, बिल्कुल सरकम सेंटर पता है, ये दोनों पता है। तो हम लोग इसमें रिलेशंस बना लेंगे। तो एक रिलेशन बनेगा H को साइन थीटा कॉस थीटा में बन के आएगा, एक Y भी आपका साइन थीटा और कॉस थीटा में। आप देखो थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखो, सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट में यहां लिख दे रहा हूं 16 प्लस 8 कॉस थीटा, आप अपने मन से कैलकुलेट करें बाई 3, दैट इज इक्वल टू 2 को सरकम सेंटर का x कोऑर्डिनेट 2 इंटू 8 और 1 को h से, तो 1 इंटू 8 h, ये h बचा, अपॉन में कितना 2 प्लस 1 3, 3 से 3 चला गया, 16 से 16 चला गया, तो h की वैल्यू कितनी बची 8 कॉस थीटा बचा। कैलकुलेट करके दो, h की वैल्यू 8 कॉस थीटा। सिमिलरली y वाले में लगाते हैं 2 को, ये आपका क्या, ये साइन थीटा नहीं, ये अच्छा वो दूसरा वाला ओके, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये g वाला कितना है, g वाला आपका दिया है 16 प्लस 8 साइन थीटा बाई 3, तो सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट मतलब 2 को c से, तो 2 का c का y कोऑर्डिनेट 8 है, प्लस 1 को k से, 1 इंटू k हो जाएगा, अपॉन में 2 प्लस 1 इज 3, 3 से 3 चला गया, तो जो k की वैल्यू आ जाएगी वो 8 साइन थीटा। तो एक रिलेशन ये आया, एक रिलेशन ये आया, कैसे भी करके किसको भगाना है, क्योंकि वो पैरामीटर है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा की वैल्यू कितनी k बाई 8 का होल स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी h बाई 8 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। h की जगह और k की जगह y, आपका आंसर आ गया। तो ये बनेगा x स्क्वायर, ये बनेगा y स्क्वायर, और ये 8 का स्क्वायर उधर चला जाएगा 64। दिस इज द लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर। जैसे जैसे थीटा वेरी करते जाओगे वैसे वैसे ऑर्थो सेंटर इस सर्कल पर मूव करता जाएगा। तो आज हम लोगों ने कौन सी हेडिंग पढ़ी है, पैरामेट्रिक इक्वेशन, किसकी, अच्छा जब सेंटर 0,0 होता है तो पैरामेट्रिक इक्वेशन r cos थीटा r sin थीटा, जब सेंटर x1, y1 होगा तो पैरामेट्रिक इक्वेशन x1 प्लस r cos थीटा y1 प्लस r sin थीटा। ये पॉइंट की तरीके हम लोग ट्रीट कर लेते हैं, क्लियर, और सब उसी का यूज हुआ है, ठीक है। चलिए भाई।